आर्क स्टडी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के पढ़ाई का जो पैरामीटर है बहुत ही अच्छा है, स्वाभाविक है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक मिशन होता है। मैं उस पैरामीटर में एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को इनोवेटिव ढंग से डालना चाहती हूँ। प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम कवर करने जा रहे हैं पुरातात्विक साक्ष्य अथवा स्रोत के अंतर्गत सिक्के, स्मारक एवं भवन से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिक्के। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आज हम सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय जो सिक्का था उसे आहत सिक्का कहा जाता है। प्राचीन भारतीय सिक्के को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के कहा जाता है। उन्हें ठप्पा मारकर बनाने से ही इसका नाम आहत सिक्का पड़ा। इन पर इसलिए केवल चिन्ह खुदे होते थे। सर्वाधिक प्राचीन सिक्के 5वीं सदी ईस्वी पूर्व के प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक प्राचीन जो सिक्के हैं वह कौन से सदी ईस्वी पूर्व के प्राप्त हुए हैं? तो 5वीं सदी ईस्वी पूर्व के प्राप्त हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध क्षेत्रों से अधिकतर आहत सिक्के मिले हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध क्षेत्रों से अधिकतर क्या मिले हैं? आहत सिक्के, जिसको ठप्पा मार के बनाया जाता था। यवन शासकों ने ही सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखना शुरू किया था। इससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर्वप्रथम किसके द्वारा सिक्कों पर लेख लिखना शुरू किया गया? तो यह हमारा आंसर होगा यवन शासकों द्वारा। अरिकमेडु जो पुदुचेरी के पास है, वहां से क्या मिले? रोमन सिक्के मिले। रोमन सिक्के कहाँ से मिले? ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि अरिकमेडु जो कहाँ है? पुदुचेरी के पास है। समुद्रगुप्त द्वारा जारी सिक्के पर उसकी बीना बजाती मुद्रा अंकित होने से उसके संगीत प्रेमी होने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त क्या था? वह संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था और अपने समय उन्होंने जो मुद्रा जारी किया उस पर क्या किया कि बीना बजाती हुई अपना चित्र अंकित किया, जिससे आगे के शासनकाल में यह जाना गया कि समुद्रगुप्त क्या था? संगीत का बहुत ही प्रेमी था। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त काल में मिले हैं। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाण काल में जारी हुए। तो ये देखिए प्रश्न पूछेगा कि सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के कब मिले? तो गुप्त काल में। और सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कब मिले थे? तो कुषाण काल में। दोनों अलग अलग काल में जारी हुए थे। इस पर हमें ध्यान देना आवश्यक है। सर्वाधिक सिक्के उत्तर मौर्य काल के प्राप्त हुए हैं। इस काल के सिक्के तांबे, शीशे, कांसे, चांदी एवं सोने के बने होते थे। सबसे ज्यादा सिक्का कब मिला था? तो उत्तर मौर्य काल से प्राप्त हुआ था। इस समय चांदी, शीशा, कांसा और तांबे तथा सोने सब सिक्के उत्तर मौर्य काल में पाए गए हैं। अब इससे रिलेटेड हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा है, जिसमें पहला है भारत में नियमित सिक्के प्रचलन में कब आए? भारत में नियमित सिक्के प्रचलन में कब आए? पहले तो हमने बताया सर्वाधिक प्राचीन भारतीय सिक्के कब मिले थे? 5वीं सदी में। लेकिन भारत में नियमित सिक्के प्रचलन में कब आए थे? तो ईस्वी पूर्व 6वीं सदी में। कब आए थे? ईस्वी पूर्व 6वीं सदी में। इसका पहला ऑप्शन हमको दिया गया था ईस्वी पूर्व 7वीं सदी, 7वीं में नहीं, ईस्वी पूर्व 6ठी सदी, ईस्वी पूर्व 5वीं सदी और ईस्वी पूर्व 3री सदी। तो इसका आंसर हमारा है ईस्वी पूर्व 6वीं सदी। अगला प्रश्न है किस काल के इतिहास की जानकारी मुख्यतः सिक्कों से मिलती है? किस काल के इतिहास की जानकारी मुख्यतः सिक्कों से मिलती है? पहला ऑप्शन है 600 से 300 ईस्वी पूर्व, दूसरा है 300 से 600 ईस्वी पूर्व, अगला है 206 से 300 ईस्वी पूर्व और उसके बाद है 323 से 300 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही आंसर है सी, 206 से 300 ईस्वी पूर्व में इतिहास की जानकारी मुख्यतः सिक्कों से मिलती है। अगला प्रश्न हमारा है भारत के प्राचीनतम सिक्के जिन पर अनेक प्रकार के चिन्ह उत्कीर्ण हैं। अभी हमने पढ़ा इसके बारे में। तो भारत के प्राचीनतम सिक्के जिन पर अनेक प्रकार के चिन्ह उत्कीर्ण है को क्या कहा जाता है? पहला दिया गया ऑप्शन हमारा है पंचमार्क या आहत, अगला है पण, फिर निष्क और काशार्पण। तो इसका सही आंसर है पंचमार्क या आहत। इसका सही आंसर क्या है? ए, पंचमार्क या आहत। थोड़ी सी जानकारी हम इसके बारे में ले लें कि ये जो सिक्के दिए गए हैं, सिक्कों का नाम पण, निष्क, काशार्पण, यह क्या है? तो जैसे हमारा पहला दिया गया है कि पण, तो यह क्या है? पण जो है वह सिक्का प्राचीन भारत में प्रचलित एक प्रकार का सिक्का जो चांदी तथा तांबे से बना होता था। पण
प्राचीन भारत में प्रचलित एक प्रकार का वैसा सिक्का था जो चांदी और तांबे से बना होता था। उसके बाद दिया गया है निष्क। तो निष्क प्राचीन भारत के सोने का सिक्का को कहा जाता था। निष्क किसको कहते थे? प्राचीन भारत के सोने के सिक्के को। अगला है काशार्पण। काशार्पण क्या है? पाणिनि के व्याकरण और चाणक्य के अर्थशास्त्र में, पाणिनि जो व्याकरण के रचयिता है, चाणक्य जो अर्थशास्त्र के रचयिता है, उनके समय में रजत और ताम्र के सिक्कों को क्या कहा जाता था? काशार्पण कहा गया है। ठीक है। तो और हमने पंचमार्ग आहत सिक्के के बारे में तो पढ़ा ही, जिसको ठप्पा मार के बनाया जाता था उसे हम आहत सिक्के कहते थे, और इस पर केवल क्या होते थे? चिन्ह खुदे होते थे। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में धातु के सिक्के सर्वप्रथम प्रचलन में आए। भारत में धातु के सिक्के, धातु के सिक्के वैदिक काल पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है बुद्ध काल, तीसरा मौर्य काल, और अगला ऑप्शन है हमारा कुषाण काल। तो हमारा यह सही ऑप्शन क्या है? धातु बुद्ध काल में सर्वप्रथम प्रचलन में आए थे, बी। अगला प्रश्न है, अधिकांश आहत सिक्के निर्मित थे। अधिकांश आहत सिक्के निर्मित किससे थे? पहला हमारा ऑप्शन है तांबे से, दूसरा है सोने से, तीसरा चांदी से, और लास्ट ऑप्शन हमारा है शीशे से। अधिकांश आहत सिक्के किससे बने होते थे? चांदी से बने होते थे, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए? पहला ऑप्शन हमारा मौर्य काल में है, दूसरा कुषाण काल में, तीसरा भारतीय यूनानियों के शासन काल में, और चौथा है गुप्त काल में। तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के भारतीय यूनानियों के शासन काल में चलाए गए थे। अगला प्रश्न हमारा है, उपयुक्त में किसके द्वारा आहत सिक्के जारी नहीं किए गए थे? इस प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में पूछा गया है कि किसके द्वारा आहत सिक्के जारी नहीं किए गए थे। पहला ऑप्शन हमारा है राजा द्वारा, दूसरा ऑप्शन है व्यापारियों द्वारा, तीसरा है व्यापारिक श्रेणियों द्वारा, चौथा ऑप्शन है सार्थवाह द्वारा। तो राजा द्वारा तो जारी किए गए थे, व्यापारियों द्वारा भी जारी किए गए थे, व्यापारिक श्रेणियों द्वारा भी। तो हमारा यह सही आंसर होगा, सार्थवाह द्वारा जारी नहीं किए गए थे, यानी डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अब तक मिले सिक्कों में सर्वाधिक सिक्के पाए गए। अब तक मिले सिक्कों में सर्वाधिक सिक्के कब पाए गए? पहला ऑप्शन हमारे मौर्य काल के, दूसरा है कुषाण काल के, तीसरा है गुप्त काल के, और चौथा है सातवाहन काल के। तो अब तक मिले सिक्के में सर्वाधिक सिक्के पाए गए, सही आंसर है मौर्य काल के। अगला प्रश्न है, आहत सिक्कों को आहत क्यों कहा गया? इसके बारे में तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि उसको ठप्पा मार के बनाया जाता था, इसीलिए इसको आहत कहा जाता था। तो इसमें देखते हैं हमारे कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन हमारा है, क्योंकि इन सिक्कों को जारी करने वाले का नाम सिक्कों पर नहीं मिलता। अगला है, क्योंकि इन सिक्कों पर ढेर सारी आकृतियां बनी होती थी। उसके आगे है, क्योंकि ये सिक्के ठप्पा मार के बनाए जाते थे, और अंतिम ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये सिक्के ठप्पा मार के बनाए जाते थे। अगला प्रश्न हमारा है, सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के किस राजवंश द्वारा चलाए गए? सर्वाधिक मात्रा में यानी अधिक मात्रा में सबसे ज्यादा स्वर्ण के सिक्के किस राजवंश में चलाए गए? पहला ऑप्शन है मौर्य, दूसरा ऑप्शन है कुषाण, तीसरा ऑप्शन है इंडो ग्रीक, चौथा ऑप्शन है गुप्त। तो इसमें सही आंसर हमारा है गुप्त शासन काल में सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे। अगला प्रश्न हमारा है, मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है सिक्कों की क्रय शक्ति के अध्ययन को, दूसरा है प्राचीन सिक्कों की मात्रा के अध्ययन को, तीसरा है सिक्कों के अध्ययन को, चौथा है उपयुक्त सभी। इसमें सही ऑप्शन क्या है? सिक्कों के अध्ययन को, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मुद्रा शास्त्र क्या है? तो सिक्कों या कागजी मुद्रा के संग्रह और अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। अब हम पढ़ेंगे स्मारक और भवन के बारे में। प्राचीन भारत के स्मारक एवं भवन हमें भारत के प्राचीन काल में विकसित हो रहे वास्तुकला के विकास व भवन निर्माण शैली से अवगत कराते हैं। प्राचीन काल के स्मारक एवं भवन हमें भारत के प्राचीन काल में जो विकसित हो रहा था वास्तुकला का विकास व भवन निर्माण शैली से अवगत कराते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? स्थापत्य कला भी कहते हैं। आपको पता है स्थापत्य कला सबसे ज्यादा विकसित हुआ था किस मुगल शासक के काल में? तो शाहजहां के काल में। और चित्रकला जहांगीर के काल में सबसे ज्यादा विकसित हुआ था। अगला, प्राचीन स्मारक एवं भवनों में सर्वाधिक प्रसिद्ध स्मारक कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता के भवन हमें मिले हैं। तो सबसे प्राचीन स्मारक और भवन कौन सा मिला है हमें? तो हड़प्पा सभ्यता से मिला है। अंतर्राज्यीय खेड़ा की खुदाई से लोहा के प्रयोग में होने का साक्ष्य मिला है। अंतर्राज्यीय खेड़ा कहाँ है?
यह उत्तर प्रदेश के एटा जिले में काली नदी के तट पर स्थित है। यह क्या है? एक पुरातात्विक स्थल है जिसकी खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1862 में की थी। अंतर्राज्यीय खेड़ा के खोज के बारे में भी प्रश्न आता है कि इसकी खोज कब और किसने की थी? तो 1862 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। कौशाम्बी की खुदाई से महाराज उदयन के राजप्रसाद का अवशेष मिला है। कौशाम्बी की खुदाई से क्या मिला है? महाराज उदयन के राजप्रसाद का अवशेष मिला है। कौशाम्बी कहाँ है? तो यह भी उत्तर प्रदेश में ही है। यह 16 महाजनपदों में से एक, जो वत्स साम्राज्य थी उसकी राजधानी थी। यह उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है और 4 अप्रैल 1997 को इलाहाबाद से अलग यह जिला बना। और क्यों प्रसिद्ध है? तो यह बौद्ध भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्र की खुदाई में चंद्रगुप्त मौर्य के काल के लकड़ी से बने महल का ध्वंसावशेष मिले हैं। पाटलिपुत्र की खुदाई जब हुआ तो क्या मिला? चंद्रगुप्त मौर्य के काल के लकड़ी के बने महल का ध्वंसावशेष मिले हैं। कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से क्या मिला? गड्ढा घर मिला जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां पाई गई। तो बुर्ज होम कहाँ है? तो कश्मीर की घाटी में श्रीनगर से 6 मील उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। उत्तर भारत में नागर कला शैली में मंदिर बनाए गए। उत्तर भारत में नागर कला शैली में मंदिर बनाए गए थे। आगे हम पढ़ेंगे मंदिर के शैलियों के बारे में, तो उसमें और हम शैलियों के बारे विस्तार से बताएंगे। दक्षिण भारत की मंदिर कला शैली को द्रविड़ तथा दक्षिणापथ के मंदिर की कला शैली को बेसर शैली कहा जाता था। दक्षिण भारत की मंदिर कला शैली को क्या कहता था? द्रविड़ तथा दक्षिणापथ के मंदिर की कला शैली को बेसर शैली कहा जाता है। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर नजर डालेंगे। पहला प्रश्न हमारा है, स्मारक तथा भवन के अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर तथा मूर्तियों का अध्ययन किया जाता है। मंदिर, विहार तथा स्तूप से उस समय की किस स्थिति की जानकारी मिलती है? पहला ऑप्शन हमारा है सामाजिक धार्मिक, दूसरा ऑप्शन है धार्मिक आर्थिक, तीसरा है राजनैतिक, चौथा हमारा क्या है? धार्मिक। तो इससे हमें धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रयाग स्थित कौशाम्बी में की गई खुदाई से प्राप्त अवशेषों के आधार पर किस शासक के शासन काल का अनुमान लगाया जाता है? पहला ऑप्शन हमारा बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा उदयन और चौथा है कालाशोक। तो इससे उदयन के शासन काल का अनुमान लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस स्थान की खुदाई से लोहे के प्रारंभिक प्रयोग की जानकारी मिलती है? लोहे की प्रारंभिक प्रयोग की जानकारी हमको किस स्थान की जब खुदाई हुई तो उससे प्राप्त हुआ? तो पहला ऑप्शन हमारा है अंतरंजी खेड़ा, दूसरा है सराय नाहर, तीसरा है मेहरगढ़, चौथा है बोगरा। तो इससे हमें लोहे के प्रारंभिक प्रयोग की जानकारी अंतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुई। अतः हमारा पहला ऑप्शन ए सही है। चौथा और अंतिम प्रश्न है आज का, भारत से बाहर किस स्थान पर स्थित मंदिर से वहां पर प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रचार का उल्लेख मिलता है? पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है बर्मा, तीसरा है कंबोडिया, चौथा है रोम। तो इसका हमारा सही आंसर है कंबोडिया। तो कंबोडिया जो हमारा सही आंसर है, यह कहाँ है? तो यह दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख देश है। कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख देश है, जिसे पहले क्या कहा जाता था? कंपूचिया। भाग 4 में हम पुरातात्विक स्थल के साक्ष्य स्रोत के अंतर्गत साहित्यिक स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।